हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और हम देखेंगे आज नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू। नेक्स्ट आज 25 या 30 एमसीक्यू है, तो उसको आज कम देखते हैं। जो 600 एमसीक्यू था उसको कंटिन्यू करेंगे। और सभी को पता है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट आ गया है। ठीक है, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। एग्ज़ाम डेट तो नहीं बोलूँगा, मतलब कौन से वीक में होगा, तो वो जुलाई के 3rd वीक में होगा। जुलाई के 3rd वीक में होगा। तो आप तैयार हो जाइए और तैयारी अभी से करते रहिए। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो ब्लैक बॉडी में एनर्जी जो रेडिएटेड होता है ब्लैक बॉडी में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, वो क्या होता है, वो आपके E इज़ इक्वल टू एक मिनट, E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 यही होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, तो दिस लॉ डिस्क्राइब द पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ जो सिग्मा है, ये सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 5.67 यहाँ पॉइंट नहीं लग रहा है, 5.67 इंटू, ये आपका 7 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू है। तो यहाँ पे बोला है जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो T टू द पावर 4 मतलब टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। तो जो अगला सवाल है वो आपका एक न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे पूछा गया है अ ब्लैक बॉडी इज अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर वो 500 केल्विन है। इट इमिट एनर्जी एट द रेट ऑफ विच प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो साफ साफ अभी हमने पढ़ा है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। टेम्परेचर का जो वैल्यू दिया वो दिया है 500 केल्विन। तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, 500 टू द पावर 4। E इज इक्वल टू 500 टू द पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो जो अगला सवाल है, अगला सवाल यह है कि टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन। मतलब कि जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है वो 300 केल्विन से 600 केल्विन हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी इमिशन रेट इन प्रोसेस विल बी। ठीक है, तो एनर्जी इमिशन जो है वो किस रेट से हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। ठीक है, बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E1, मान के चलिए एनर्जी E1 जो पहले जो था और बाद में जो चेंज हुआ E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T1, सॉरी ये एनर्जी नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक है, T1/T2 टू दी पावर 4, ये होगा टू दी पावर 4। अब अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर T1 कितना था उसका वैल्यू बैठाते हैं। तो टेम्परेचर T1 था 300 बाई 300/400 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से 0 0 कट गया, तो 1/, सॉरी टेम्परेचर यहाँ 400 नहीं है, यहाँ 600 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे 600 कर देते हैं। ठीक है, 600 हो जाएगा। तो जब इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। 1/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, 1/16 मतलब कि यहाँ पे अगर हम वापस से लिखते हैं इसे,
एक मिनट, वापस से जब इसे लिखेंगे, वापस से जब लिखेंगे तो E1 बाई E2, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो E2 कितना हो जाएगा, जो रेट होगा 16E1, ठीक है, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 टाइम्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है, द टेम्परेचर अगला सवाल है जो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री टू 127 डिग्री, द रेडिएशन इमिटेड बाय इंक्रीज बाय अ फैक्टर। तो मैं बोलूँगा कि ये लगभग सेम सवाल है, तो ये सवाल को आप खुद करेंगे, ठीक है, ये सवाल को आप खुद करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का वो 50% इंक्रीज कर रहा है। देन अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी विल इंक्रीज अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पे आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करना है, करके दिखाना है, ठीक है। जो टेम्परेचर है, मान के चलिए कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा 50%। तो मान के चलिए कि इनिशियल टेम्परेचर T था, तो उस T का जो 50% अगर निकालेंगे तो T/2 हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। तो उसमें जो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा T, जो T तो था ही, प्लस जो 50% इंक्रीज हुआ, अगर T है, T इनिशियली 100% मान के चलिए, परसेंटेज तो आपने पढ़ा ही होगा। T अगर 100% है, T अगर 100% है, तो जो बाद में टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो 50% बढ़ा, ठीक है। टेम्परेचर 50% बढ़ा, तो 50% बढ़ा मतलब T का 50% कितना हो जाएगा, T 50% मतलब 1/2 होता फ्रैक्शन वैल्यू, दैट मीन्स T का आधा, T/2 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे T टेम्परेचर पहले था तो वो बढ़ के कितना हो गया, T तो था ही प्लस T/2, दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 3T/2। बाकी आप यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब आप वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल का ये करवा दीजिए, तो जो भी पॉसिबल है मैं करवा रहा हूँ। इसके अगला सवाल पे देखते हैं। तो अगला सवाल है, द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो इमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का वो किसके प्रोपोर्शनल है। अगेन वही पहला वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। अगेन ये वाला आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट लॉ से हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, दैट मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴। जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो दैट मीन्स E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के 4th पावर का होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला जो सवाल है वो सवाल है, अ स्फेरिकल बॉडी विथ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएटेड 450 वर्क, ठीक है। याद रखिएगा बॉडी कैसा है, तो बॉडी स्फेरिकल है, ठीक है। बॉडी कैसा है, तो बॉडी स्फेरिकल। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, लिखने का जगह ज़्यादा हो, ठीक है, दिखता होगा सबको। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स बॉडी कैसा है, तो बॉडी स्फेरिकल है, ठीक है। बॉडी स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉडी है, जो कि 12 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, मतलब आर का वैल्यू जो वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। रेडिएटेड 450 वाट पावर, ठीक है। कितना रे पावर जनरेट कर रहा, 450 वाट का पावर जनरेट कर रहा, एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। जो टी का वैल्यू हो 500 केल्विन पे ये बोला है, ठीक है, 500 केल्विन पे बोला है। इफ द रेडियस वेर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल, ठीक है, रेडियस को आधा और टेम्परेचर को अगर हम डबल कर देते हैं, टेम्परेचर को डबल कर देते हैं, द पावर इन वाट वुड बी, ठीक है। तो जो पावर जनरेट हो करता है, जो इमिसिव पावर होता है वो P इज इक्वल टू, एक मिनट इसको मैं साफ कर देता हूँ। छोड़िए, वापस से लिख देता हूँ। जो पावर इमिशन होता है P इज इक्वल टू
सिग्मा टी टू द पावर 4, और ये ए क्या है, तो ए है एरिया, ठीक है, ए क्या है, तो ए एरिया है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट पावर आपको दिया हुआ है तो वो 450 है, और मान लीजिए जो सेकंड आपको निकालना है वो P2 है, ठीक है, मान के चलिए इतना। इसके इक्विवेलेंस अगर हम लिखना चाहेंगे, इसके इक्विवेलेंस में अगर लिखना चाहेंगे तो 500 बाई 1000 10,000 लिखा गया, ठीक है, 1000 टू द पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इसे अगर हम वापस से लिखेंगे तो 12/6 इक्वल नहीं होगा, ठीक है, 12/6 का स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, P1/P2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टेम्परेचर इनिशियली T1 टू द पावर 4, और जो आपका स्फेरिकल बॉडी था तो ऊपर का एरिया जो निकालेंगे वो कितना होगा, सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, तो पाई R1 मान लीजिए रेडियस, R1 का स्क्वायर, बाई में अगेन वही होगा, सिग्मा टेम्परेचर जो है T1 से T2 हो जाएगा टू द पावर 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा पावर जो है वो 1800 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेट करके आप खुद देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है, अ ब्लैक बॉडी इज मेंटेन 27 डिग्री एंड 9 27 डिग्री, ब्लैक बॉडी मेंटेन 27 डिग्री एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। तो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है वो कितना रेशियो में हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है। स्टीफन लॉ से वापस हम स्टीफन लॉ ही अप्लाई करेंगे, तो उसी से सारा न्यूमेरिकल है। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से अगर अपन कांस्टेंट अभी पता था तो कांस्टेंट वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं। मान लीजिए E1/E2 दो एनर्जी लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर, बाद में टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर कितना है आपका T2 का पावर कितना हो जाएगा 4, T2 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू बैठाते हैं 27 डिग्री जो है 27 डिग्री, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273, ठीक है, 273 केल्विन मतलब आपका जो होगा 300 केल्विन हो जाएगा पहला, 27 डिग्री आपका 927 आपका हो जाएगा। उसमें अगर हम 273 को ऐड करते हैं तो 7 3 10 मतलब 1200 केल्विन। कंफ्यूज नहीं होने का, इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैं रुके बता दूँगा, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पे मतलब हमेशा आपको जो न्यूमेरिकल बनाना है याद रखिएगा एसआई यूनिट में चेंज कर लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसमें चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो जो टेम्परेचर का वैल्यू बैठाएंगे वो वैल्यू कैसा बैठाएंगे, तो वो वैल्यू हम बैठाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो E1 में E2 इज इक्वल टू कितना है 300 बटे में 1200 का पावर 4, तो 2 जीरो काट गए, तो E1/E2 इज इक्वल टू 3/12, तो E1/E2 इज इक्वल टू 1/4। तो जो रेशियो हो जाएगा वो एक मिनट 1/4 नहीं, यहाँ पे पावर 4 भी तो है, सॉरी, ठीक है, ये गलती नहीं कीजिएगा, पावर 4 भी है। तो एक का पावर 4 बार करेंगे तो एक होगा, 4 का 4 4 4 16 16 4 64 64 4 256। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल देन रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल बी इंक्रीज बाय व्हाट फैक्टर, ठीक है। अगेन ये कितने फैक्टर से आगे जाएगा तो मैं ये क्वेश्चन वापस नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, ठीक है, अगर हम डबल कर देंगे। अगला सवाल है, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इन केस ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज गिवन। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उस पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है वो होता है आपका E इज इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4
माइनस टी नॉट का पावर 4 होता है। ठीक है, टी आपका क्या है, तो टी आपका यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, टी आपका बॉडी टेम्परेचर है और टी नॉट क्या है, तो टी नॉट आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है टी नॉट, और टी आपका ई क्या है, तो ई आपका रेडिएंट एनर्जी है। ठीक है, ई आपका रेडिएंट, DIANT रेडिएंट एनर्जी है। ठीक है, और सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो बोलिए। ठीक है, शुरू में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज योर राइट आंसर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोला है। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोला, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ अगर लिखना था तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला सवाल है, तो अगला सवाल मैं नहीं बनाऊंगा, इसी पे जो अभी मैंने बताया परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के जो फॉर्मूला बताया उसी ब्लैक बॉडी पर डिपेंड है। ये वाला सवाल आप काउंट कर लीजिएगा कितना नंबर बना रहे, कॉपी में एक नोट लिखते जाइएगा, और कौन सा इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला जो सवाल है द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया बाय टू बॉडीज इज 16:1। ठीक है, 16:1। देन द टेम्परेचर ऑफ अदर हॉटर बॉडी इज 100 केल्विन, देन द टेम्परेचर ऑफ अदर बॉडी। तो अगेन ये मैं सवाल मतलब टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एनर्जी का जो ये है वो दिया हुआ है, तो मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, आपका वही होगा, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पता है टी का पावर 4। बस पिछले बार आप E निकाल रहे थे, अब की बार आप टी निकालेंगे। E1/E2 को वापस हम उसी तरह से लिखते हैं, T1/T2 का पावर 4। ठीक, T1/T2 का पावर 4। तो अगेन ये जो रेशियो दिया है उसको इसी तरह से लिखते हैं, 16/1 का रेशियो दिया हुआ है। T1 का वैल्यू 1000 केल्विन दिया है, और T2 का वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका पावर 4 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से अगर पावर हटा देंगे तो ये होगा इस तरह से कि 16/1, और इसे लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, इधर से अगर पावर रिमूव करते हैं और इधर हो जाएगा आपका 1000/T2। तो इस 16 को अपन लिख सकते हैं अपने, अगर एक्सपोनेंट का बेसिक रूल पता है, 2 का पावर 4/1 का पावर भी 4 होगा, बट अपन नहीं लिखेंगे, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को काट छोड़ देते हैं। अगर अच्छा रहने दीजिए 1 को। ठीक है, /4 का पावर 1/4 इज इक्वल टू 1000/T2। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो T2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, केवल आपका 2 बचेगा, केवल आपका 2 बचेगा। तो T2 इज इक्वल टू 1000/2। तो यहाँ काट देंगे तो 500 केल्विन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला जो सवाल है, इवापोरेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसको हम लोग कौन से लॉ से कौन से लॉ के बेसिस पर समझ सकते हैं, तो वो स्टीफन बोल्ट्जमैन को लॉ के बेसिस पर समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, तो मैंने शुरू में ही बता दिया। अब अगला सवाल आता है। अगला सवाल, द टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी फाउंड आउट ऑफ बाय यूजिंग। तो फिर वही है, जान तो रहे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ रहे तो उसी से होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो सन कैन फाउंड आउट बाय यूजिंग द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, उसी से जान सकते हैं। और यहाँ पे विंड डिस्प्लेसमेंट है, तो विंड डिस्प्लेसमेंट यूजफुल है एस्टिमेटिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस बॉडी। ठीक है, मैं जो विंड डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ पे दिया हुआ पहला वाला, ये सरफेस टेम्परेचर को मेजर करने में जो सेल्सियस बॉडीज होता है, ठीक है, उसको लाइक सन, मून, अदर स्टार्स के लेके। ठीक है, केपलर लॉ आपको पता है, केपलर लॉ से हम
जो केपलर का जो लॉ है उसमें ऑर्बिट प्लैनेट के अराउंड में जो घूमता है, केपलर ने लॉ दिया था, वो 3 लॉ केपलर्स को आपको पता ही होगा। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से हम क्या कर सकते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी फाउंड आउट बाई यूज फाउंड कर सकते हैं सन का टेम्परेचर। और आपका प्लैंक्स लॉ से अपन क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं 4 नंबर में, तो प्लैंक लॉ से हम स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इस ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कि ब्लैक बॉडी इमिट करता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए प्लैंक्स लॉ यूज कर सकते हैं। विंड डिस्प्लेसमेंट, सरफेस टेम्परेचर, केपलर लॉ पता ही होगा, ठीक है। 3 लॉ दिया था केपलर ने, वो क्या था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला जो सवाल है, अ स्टार इज रेडिएटिंग 16 इंटू 10 का पावर 4 टाइम्स एनर्जी to that radiated by the sun, and if the surface temperature of the sum 600 Kelvin, the surface temperature of star would be। तो स्टार का हमें क्या निकालना है, सरफेस टेम्परेचर निकालना है, तो हम स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का यूज करके ही निकालेंगे। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पावर 4। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिया उसको बैठाते हैं, 16 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स एनर्जी रेडिएट कर रहा है बाई E इज इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर, मान के चलिए T1 है, और जो सरफेस टेम्परेचर आपका सन का है वो 6000 है, ठीक है, का पावर 4, ठीक है, का पावर 4। और फर्दर इसको कैलकुलेट करिए तो देखते हैं आप लोगों का मैथमेटिक्स कितना अच्छा है। अच्छा चलिए मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम अपन यहाँ पे पावर हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पावर हटाएंगे तो 16 इंटू 10 का पावर 4, और यहाँ पे आप 4 लिख दीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टी एस बाई 6000 होगा। यहाँ पे टी एस लिख देते हैं, टी एस मतलब टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। अपन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 16 मतलब कि 2, और इधर 10 टू 20, ठीक है, और ये टी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 600, ठीक, 600। अच्छा ये ई कहाँ गया, ई कहाँ गया, तो ये जो यहाँ पे आप देखिए, स्टार इज रेडिएटिंग 16 इंटू 10 का पावर 4 टाइम्स एनर्जी ऑफ द रेडिएटेड बाय द सन। तो मान के चलिए ये कितना 16 इतना टेम्परेचर रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो ये वाला ई और ये वाला ई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने का। तो आपस बाद में हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4। तो इसको फर्दर हम जब लिखेंगे टी एस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 1.2 इंटू 10 का पावर 5 होगा, ठीक है, 1.2 इंटू 10 का पावर 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये समझ में आ गया होगा। ये ई कहाँ गया था, तो ये देखिए वो 16 इंटू 10 का पावर 4 टाइम्स एनर्जी ऑफ दैट द रेडिएटेड बाय द सन। अब अगला सवाल पे आते हैं, तो ये बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउसियस थ्योरम फॉर द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो क्लाउसियस थ्योरम याद रखिएगा फॉर द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको क्लाउसियस थ्योरम पूछा है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो क्लाउसियस थ्योरम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लाउसियस थ्योरम का रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर देखेंगे तो आंसर आपका सी होगा, ठीक है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे तो डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और अगर हम इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला कंडीशन पॉसिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में और ये रिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सा, क्लाउसियस थ्योरम, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम
चेंज इन विच प्रोसेस, तो बहुत आसान सा है, नहीं बताऊंगा, ठीक है, वापस से आपको बताना है, ठीक है। अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू कप ऑफ वाटर, इट्स एंट्रोपी, तो इसके एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी है डिसऑर्डरनेस, ठीक है, कि एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस है। तो एंट्रोपी बोल रहा है पीस ऑफ आइस एडेड टू कप ऑफ वाटर, तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली एंट्रोपी क्या करेगा, यहाँ 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, रिमेन्स अनचेंज, सम टाइम डिक्रीज एंड सम टाइम इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या बताता है, डिसऑर्डरनेस को बताता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस को बताता है। अगला सवाल पे आते हैं, तो अगला सवाल जो है वो है एंट्रोपी सिस्टम रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल में एंट्रोपी क्या होता है, अगेन ये आपका होमवर्क रहा। सुपर फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो जिस फ्लूइड का जैसे कि सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, तो सुपर कंडक्टर जिस कंडक्टर का जीरो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन सुपर फ्लूइड क्या है, तो जिसका जीरो एंट्रोपी होता है, जिसका जीरो एंट्रोपी होता है वो क्या है, सुपर फ्लूइड, बट अगेन दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट सवाल है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस केप्ट कांस्टेंट एट इट्स एक्सपेंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, जो टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, एक मिनट, हाँ देखिए, चलो मैं थोड़ा सा थक गया था। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट एट इट एक्सपेंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। तो ये जो आपका होगा डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, में भी इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड अपॉन द प्रेशर, तो जो आइडियल गैस में जो टेम्परेचर जो होता है वो रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ये आपको जूल लॉ से पता चलेगा, ठीक है। जूल लॉ में क्या बोलता है, जूल लॉ कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे आइडियल गैस बोला है, आइडियल गैस बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, तो अगला सवाल है, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में भी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, में भी इंक्रीज और में भी डिक्रीज, ठीक है, ये सवाल मैंने बता दिया। अगला है एंट्रोपी सिस्टम रिवर्सिबल इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता है, अनचेंज होता है। रिवर्सिबल में क्या होगा ये आपको बताना है, इरिवर्सिबल में भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, रिवर्सिबल में रिमेन्स अनचेंज हो सकता है, एडियाबेटिक में रिमेन्स अनचेंज हो सकता है, आपको रिवर्सिबल में बताना है, ठीक है। अगला देखते हैं एंट्रोपी मेजर, तो अभी हमने बताया एंट्रोपी क्या मेजर करता है, तो डिसऑर्डरनेस मेजर करता है, ठीक है, एंट्रोपी क्या मेजर करता है, डिसऑर्डरनेस मेजर करता है। अगला सवाल है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, तो ये सवाल आपके लिए रहा। उसके बाद द इक्वेशन विच डिफाइन द एंथैल्पी, तो एंथैल्पी कौन से इक्वेशन को डिफाइन करता है, तो ये हमने पढ़ा दिया है पहले ही, बी नंबर, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, यहाँ पे एच क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला सवाल, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ, इंटरनल एनर्जी कौन से प्रोसेस में रिमेन्स अनचेंज रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज रहता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे। यदि आपको नोट्स चाहिए लैब असिस्टेंट के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप 9631469408 या फिर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, जो नोट्स है वो पेड है, ठीक है, फ्री नहीं है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, जस्ट 300, ठीक है, 300 रुपये नोट्स का कॉस्ट है, और पूरा कंप्लीट नोट्स हमने बनाया है, जो जेएसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग नोट्स है, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो आप इस ऊपर वाले नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर नीचे वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो डिटेल है। कॉस्ट नोट्स पेड है 300, अगर इच्छुक है तो ले, नहीं इच्छुक है तो मुझे मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
आपको इच्छा है तो ज़रूर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।